So the statement of the Stokes theorem is if f vector is any continuously differentiable vector point function and S is a surface bounded by a curve C, then line integral f vector dot dr vector is equals to surface integral double integral over the surface S curl f vector dot n cap ds, where the unit normal vector n vector at any point of S is drawn in the direction in which a right-handed screw would move when rotated in the sense of a description of C. अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे भी क्लास में बताया भी था, हम स्टोक्स थ्योरम को यूज़ करते हैं जब मुझे लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना होता है। तो उसके लिए आपको पता है यहाँ पर मैंने एफ वेक्टर जो है वो दोनों में एफ वेक्टर लिया हुआ है, तो एफ वेक्टर यहाँ पर मैंने डिफाइन भी कर दिया कि वो कॉन्टिन्यूसली और डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। और एस मेरे पास कोई भी एक सरफेस है जो कि कर्व सी से बाउंडेड है। लेट्स सपोज ये मेरे पास कर्व सी है, तो जो भी इसके अंदर पॉइंट्स आएंगे वो मेरे पास क्या जनरेट करेंगे, सरफेस जनरेट करेंगे विच इज़ बाउंडेड बाय द कर्व सी। और जो मेरे पास एन वेक्टर है वो मेरे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, किसी भी पॉइंट के ऊपर सरफेस एस का कोई भी अगर हम पॉइंट ले लें तो एन वेक्टर जो होगा दैट इज़ द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। डायरेक्शन एस इज ड्रॉन इन द डायरेक्शन इन विच द राइट हैंडेड स्क्रू वुड मूव। अब वो किस डायरेक्शन में है, यहाँ पर तो मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया कि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट मुझे कैसे पता कि वो इस डायरेक्शन में कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में भी तो कर सकता है, बट उन्होंने यहाँ पर दे दिया कि इन विच अ राइट हैंडेड स्क्रू वुड मूव, कि अगर मान लो हम स्क्रू को ओपन करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर ये एक स्क्रू है तो हम इसे ओपन करेंगे, इस तरह से मूव करेंगे, तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, ऐसे ही मूव होगा। हम लेट्स सपोज दिस इज द स्क्रू, तो इसे हम इस तरह से मूव करते जाएंगे तो वो इस डायरेक्शन में मूव होगा। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि जो भी मेरे पास कर्व है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज वो मूव कर रही है। ठीक है, सो आवर प्रूफ इज एस इज द सर्फेस, जो भी हमने लिया वो हमने यहाँ पर सब कुछ लिख देना है, डिस्क्राइब कर देना है। Let S be the surface which is such that its projection on x, y, y, z and zx planes are regions bounded by the simple closed curve, and suppose that the equation of the surface can be written as this. अब मैंने कोई भी सरफेस ले लिया, लेट सपोज हम डायग्राम से समझते हैं, ये मेरे पास कोई भी एक सरफेस है, लेट सपोज ये मैंने जो भी ये कर्व ली है ये मैंने लिया है एक्स और जेड प्लेन में। अगर मैं एक्स जेड प्लेन में कोई भी कर्व ले रही हूँ तो जो इसकी प्रोजेक्शन है वो किस में बन सकती है, या तो वाई एक्स प्लेन में बन सकती है या फिर वाई जेड प्लेन में बन सकती है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बन सकती है इसकी प्रोजेक्शन। ठीक है, तो प्रोजेक्शन जो है वो दो प्लेन्स में बन सकती है, आइदर इट इज़ अ एक्स वाई प्लेन और इट इज़ अ वाई जेड प्लेन। तो हमने जो इसकी प्रोजेक्शन है वो बता दिया कि अगर हम जेड एक्स प्लेन ले रहे हैं तो वो एक्स वाई प्लेन में उसकी प्रोजेक्शन बन रही है। आप किसी भी में भी शो कर सकते हैं कि वो वाई जेड में बन रही है, किस में बन रही है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कोई भी अपना ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, कोई भी अपनी कर्व ले रही हूँ, तो उसकी प्रोजेक्शन या तो इस प्लेन में बन सकती है, इस प्लेन में बन सकती है। तो यहाँ पर हमने एक अपनी कर्व ले ली है दैट इज़ एन एक्स जेड प्लेन, तो मैंने लेट कर लिया कि उसकी जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन में आ रही है। और अगर एक्स वाई प्लेन में आ रही है तो अगर मान लो यहाँ पर ये एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट्स जो हैं सिर्फ एक्स और वाई के आएंगे, जेड इन टर्म्स ऑफ जेड आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स जेड में बना रही हूँ तो जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। लेट सपोज ये जो मेरे पास कर्व है ये कुछ इस तरह से है, जेड इज इक्वल्स 2z प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, लेट सपोज इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे z की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, 2 माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो z है ये किसका फंक्शन बन जाएगा, x और y का। सिमिलरली हमने वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि जैसे ही हमारी जो प्रोजेक्शन बनती है तो हमारे पास जो सरफेस है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, z इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ एक्स वाई, या x इज अ फंक्शन ऑफ g ऑफ y z, y इज अ फंक्शन ऑफ h ऑफ x z, डिपेंडिंग कि आप जो अपना फिगर है, जो अपनी कर्व है वो किस प्लेन में बना रहे हैं, उसकी प्रोजेक्शन किस प्लेन में बन रही है। Clear? I hope the point is clear to all of you. Next we have to prove this. So जो मुझे प्रूव करना है वो मैंने लिख लिया। मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले जो भी एफ वेक्टर है वो हम लेट करेंगे। आपको पता है कि F1 आई कैप, F2 जी कैप प्लस F3 के कैप हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पर डी आर वेक्टर दे रखा है तो सबसे पहले आपको पता है आर वेक्टर लेट करना पड़ेगा। हर एक पॉइंट पे जो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप इस तरह से होता है, उसका डेरिवेटिव लिया एंड वी गेट दिस। ठीक, नेक्स्ट वी हैव, अब मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पर मेरे पास था लाइन इंटेग्रल ओवर द कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो दोनों की वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो यहाँ पर मेरे पास था एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, मैंने यहाँ पर उसके वैल्यू पुट कर दी है। एफ वेक्टर इज F1 आई कैप, F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो वी हैव F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz। सो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी एफ वेक्टर की वैल्यू पुट करी, वी हैव दिस।
ठीक है। सो यहाँ पर अब मुझे इस सारे को इसके इक्वल प्रूव कराना, तो मैंने एक पहला सिंगल वाला उठा लिया, सिमिलरली करके हम बाकी भी प्रूव कर देंगे। अगर आप पूरा अच्छे से प्रूव करना चाहते हो तो आप पूरा अच्छे से भी कर सकते हैं। सो पहले मैंने ये वाला कंसिडर किया, इनका प्रोडक्ट दैट इज डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस del f1 I cap into n vector ds सॉरी। उसके लिए सबसे पहले मुझे ये चीज़ इवैल्यूएट करनी पड़ेगी, वो आपको पता है कि वो आप किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहले मैंने इसकी वैल्यू लिखी है, आपको पता है इसकी वैल्यू होती है आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जी कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड। और f1 आई कैप के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई किया है। आपको पता है अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है तो आप किस तरह से करते हैं। Here we have I cap, G cap, K cap, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड। सिर्फ आई कैप वाला मेरे पास कोएफिशिएंट था तो मैंने वो लिख दिया, बाकी मैंने जीरो कर दिया। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, वी हैव दिस रिजल्ट। अगेन मैंने ये चीज़ तो फाइंड आउट कर लिया, अब मुझे क्या करना है, एन कैप के साथ उसे मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैंने ये चीज़ लिख दी है। तो डेल इंटू f1 आई कैप की मेरे पास वैल्यू होगी तो मैंने वो लिख दी है, ठीक है। नाउ वी हैव विच इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस, दिस एन कैप के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, ये जो एन कैप था इनको दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, एंड वी हैव दिस। अब पी मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया सरफेस एस के ऊपर, जो आपने पीछे डायग्राम देखा ही था अभी। ये हमारे पास कोई भी कर्व थी जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही थी, दिस इज अ सरफेस एस। तो मैंने पॉइंट पी ले लिया, कोई भी पॉइंट पी ले लो, कहीं पे भी हो सकता है वो, ठीक है। तो पॉइंट पी ले लिया एस के ऊपर, और डी एस जो है वो उसका एलिमेंट्री एरिया होगा। लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट पी, तो अगर हम डी एस ले रहे हैं तो लेट्स सपोज दिस इज द डी एस एंड दिस इज द एलिमेंट्री एरिया इंक्लोजिंग पी, जो कि पी को इंक्लूज करा। मैंने भी वही बनाया कि जो पी को इंक्लूज करा। लेट एन कैप बी द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द नॉर्मल टू डी एस। अब जो भी मैं यहाँ पर एन कैप लिख रही हूँ, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, देखो बनेगा कैसे, डिपेंड करता है कि उसमें जब हमने लास्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चंस भी किए थे उसमें भी हमने यही काम किया था कि जो नॉर्मल वेक्टर है, अगर आपके पास ये कोई सरफेस है तो जो नॉर्मल वेक्टर है वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, वो नीचे की तरफ भी हो सकता है। बट यहाँ पर जैसे ही उन्होंने बोल दिया कि वो राइट हैंडेड स्क्रू है, तो जैसे स्क्रू खुलेगा तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऑब्वियसली अगर हम स्क्रू को खोलते हैं तो वो ऊपर की तरफ ही आता है, नीचे तो नहीं जाता। अगर हम बंद करते हैं तब वो नीचे की तरफ जाता है। तो जैसे हम उसे खोलेंगे तो वो उसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होगी, इसलिए हमने जो यहाँ पर ये पॉजिटिव लिया। अब डी एस की बात कर रहे हैं तो उसमें मेरे पास क्या आएगा, डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय एन कैप डॉट के कैप। अब हम यहाँ पर इसकी प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। जो पॉइंट है वो बेसिकली हम इस सरफेस पे ले रहे हैं, इसको चाहे आप एस डैश में मान सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अगर आप पॉइंट ले रहे हैं और डी एस इज द एरिया इनक्लोज्ड पी, तो यहाँ पर जो है मेरे पास दो चीज़ें आएंगी, डी एक्स एंड डी वाई। और के कैप जो होता है आपको पता है जेड कैप का होता है, तो यहाँ पर मैंने उनका ये लिख दिया एन कैप डॉट के कैप। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3 वे डी एक्स डी वाई इज द प्रोजेक्शन ऑफ डी एस। प्रोजेक्शन मैंने अभी आपको बताया ऑन द एक्स वाई प्लेन। लेट आर बी द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन एक्स वाई प्लेन एंड लेट C1 बी इट्स बाउंड्री। तो यहाँ पर आप ले भी सकते हैं कि जो C1 है वो इसकी क्या हो जाएगी, बाउंड्री। यहाँ पे C थी, यहाँ पर C1 हो गया। यहाँ S सरफेस था, यहाँ भी सेम S भी ले सकते हैं, S डैश लेना है तो S डैश भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया जिसकी जो प्रोजेक्शन है दैट इज़ द डी एस है, और चूजिंग जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। मैंने एक चूज़ कर लिया कि मुझे एक ही प्रूव करेंगे, बाकी हम सिमिलरली करके भी कर सकते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी कैन बी रिटन एज, अब पोजीशन पॉइंट लिया है तो उसका पोजीशन वेक्टर भी लेना होगा। पोजीशन वेक्टर आपको पता है कैसे लेते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सिमिलरली अब मैंने जैसे आपको यहाँ पर इक्वेशन बना के बताया था कि जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने यही लिखा, जेड इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वही चीज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी, z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव कर रही हूँ, मीन्स कर्ल फाइंड आउट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये तो हो जाएगा मेरे पास 0, ये बचेगा मेरे पास जी कैप, और ये मेरे पास बनेगा कर्ल z बाई कर्ल y, ठीक है। या फिर कर्ल f बाई कर्ल y भी मैं इसे लिख सकती हूँ। नेक्स्ट वी हैव सिंस कर्ल r वेक्टर बाय कर्ल y इज अ टेंजेंट वेक्टर एट p। अब उसका डेरिवेटिव टेंजेंट नॉर्मल, ये सारे एक दूसरे के टेंजेंट ही होंगे, ठीक है। नॉर्मल है, टेंजेंट होगा, तो यहाँ पर कर्ल r वेक्टर बाय कर्ल y इज परपेंडिकुलर टू n कैप,
ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर भी होगा, उसके परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी, वी हैव दिस। अब इसी की मुझे वैल्यू चाहिए थी एन कैप डॉट जी कैप, यहाँ पर पुट करने के लिए मुझे यही वैल्यू चाहिए थी यहाँ पर पुट करने के लिए। सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई एन कैप जे कैप इज इक्वल्स टू माइनस कर्ल जेड बाई कर्ल वाई एन कैप डॉट की कैप। अब ये वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करी, सो वी हैव दिस। आफ्टर पुटिंग दिस एन कैप मैंने कॉमन निकाल लिया, के कैप में मैंने कॉमन निकाल लिया, वी हैव दिस। अब मुझे इसकी कहीं ना कहीं से वैल्यू चाहिए। अब नाउ ऑन सरफेस एस f1 एक्स वाई जेड पहले 3 वेरिएबल्स में था हमारा, जो भी कर्व थी, जो भी सरफेस था। नाउ जो z है, z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मैंने वो लिख दिया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगेन अब मैं मान लो मैंने आपके पास कोई इक्वेशन लिखी है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से मैंने z की वैल्यू निकाली 2x माइनस वाई, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, यही वाली जो वैल्यू है अगेन इसमें पुट कर देते हैं या किसी और इक्वेशन में पुट करते हैं। तो आप देखोगे कि लेट्स सपोज आपको इसमें पुट करनी है x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे आप करोगे क्या, z की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। तो इन फाइनल आप क्या देखोगे कि जो ये वाली इक्वेशन है उसमें से जो z है वो मिसिंग हो जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू 0, तो इसमें z नहीं है कहीं पर भी। इसका मतलब जब मैं उसको वैल्यूज को पुट कर देती हूँ, z को मैंने ऑलरेडी फंक्शन बना दिया एफ ऑफ एक्स वाई का, तो इसका मतलब जो मेरे पास आउटपुट आएगी दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो मैं एक्स वाई जेड तो इस तरह से लिख सकती हूँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब मैंने इनको फिर से विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो क्या कर दिया, पार्शियली डेरिवेटिव कर दिया। हम विद रिस्पेक्ट टू वाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमने कर्व ली थी अपनी, वो हमने ली थी एक्स जेड प्लेन में, तो हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप वाई जेड प्लेन में लेते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, सिमिलरली वो चेंज होता जाएगा। सो यहाँ पर आपने ये वैल्यूज लिखी। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपको कैसे इसको लिखना है, कर्ल एफ पे कर्ल वाई, अगेन कर्ल f1 बाय कर्ल x एंड कर्ल x बाय कर्ल y, अगेन कर्ल f1 by curl y and curl y by curl y plus curl f1 by curl z plus curl z by curl y। इस तरह से आप इसको करेंगे। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं f is a function of x, y and z। अगेन आपको इन सब को विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ चाहे f1 लिख लो, तो कर्ल f1 by कर्ल x by कर्ल y, कर्ल f1 by कर्ल y by कर्ल y प्लस कर्ल f by कर्ल z by कर्ल, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब x को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो तो 0 आएगा, तो ये सारा तो हो गया 0। कर्ल y by कर्ल y तो 1 बन जाएगा, तो ये मेरे पास जो है वो आउटपुट आ गया। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं ये हम पुट कर दें, क्योंकि मुझे यहाँ पर मुझे वैल्यू चाहिए थी। ये देखिए कर्ल f1 by कर्ल y प्लस कर्ल f1 by कर्ल z by कर्ल y, यही वही वैल्यू है। ये किसके इक्वल आ गया, कर्ल f पे कर्ल y के, तो वही मैंने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। पुट करने के बाद मेरे पास ये आ गया। सो नाउ बाय ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन रीजन आर। अब यहाँ पर हमने ग्रीन्स थ्योरम करी है, जिसका मैंने रिजल्ट ऑलरेडी आपको करवाया है mdx प्लस dy वाला, सो आप वो देख सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से उसे लिखें तो मेरे पास ये जनरल आउटपुट बन चुकी है एफ डी एक्स प्लस 0 dy, क्योंकि dy को कोई भी वहाँ पर नहीं था मेरे पास कोफिशिएंट, तो हम 0 लिख सकते हैं। सो वो किस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आप सरफेस r की बजाय आप सरफेस s की बजाय यहाँ r भी ले सकते हैं, बिकॉज मैंने उसे ही यूज़ किया है। तो r यहाँ पर जो है आपका सरफेस बन चुका है, यहाँ पर भी r था, दिस इज कर्ल बाय कर्ल x, m आना था यहाँ पर, तो यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर दी। सिमिलरली यहाँ पर n आना था, तो यहाँ पर मैंने n की वैल्यू पुट कर दी, और साथ में आना था dx dy, वो मैंने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर। अगेन दिस इज 0, वी हैव माइनस ऑफ कर्ल f by कर्ल y dx dy। अब ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। थर्ड और एट्थ को जब हम देखेंगे, सो वी हैव एट्थ इक्वेशन इज दिस एंड इक्वेशन नंबर 3 इज दिस। सो ds इज इक्वल टू dx dy बाय n कैप डॉट k कैप। तो यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी है। सिमिलरली यहाँ पर ds की भी n कैप ds की भी वैल्यू पुट करी थी dx dy, वो मैंने यहीं से फाइंड आउट करी थी, बिकॉज n कैप डॉट k कैप आपके पास क्या आएगा जब इधर मल्टीप्लाई होगा, वी हैव dx dy। सो ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। सो ये आ गया फ्रॉम 3 and 8 वी हैव दिस। तो ये आ गया मेरे पास लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व C1 F1। Similarly, since at each point of x, y of C1, the value of f is the same as the value of F1 at each point x, y, z of C, and since dx is the same for both curves, we must have this।
तो दोनों के लिए डी एक्स जो है वो उसका डेरिवेटिव जो है वो सेम रहेगा। तो 9th और 10th को जब मैंने कंपेयर किया, सो वी हैव दिस। सिमिलरली मेरे पास F2 के लिए भी आ जाएगा, सिमिलरली मेरे पास F3 के लिए भी आ जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे, वी गेट द रिजल्ट। एंड ये आपको पता ही, आपके पास क्या था, एफ वेक्टर ही तो था। तो दिस इज कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप विच इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यही चीज़ तो मुझे प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड।